Hello everyone, this is Harvinder Crony and welcome to my channel once again. Today we are going to start with most confusing words. मेरे ख्याल से इस पिक्चर में आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर दिस गाय जो है वो सोच में है कि कौन सा वर्ड यूज किया जाए. तो दिस इज द थिंग आई नेवर एवर वांट दैट माय स्टूडेंट शुड फेस दिस थिंग. तो अगर आप ऐसे फिलर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस देखते हैं, क्लोज टेस्ट को देखते हैं जहां आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वर्ड राइट होगा, जैसे ही फील्स अनलव्ड एंड अनवांटेड लगाऊं या अनवांटेड लगाऊं, तो मेरे ख्याल से पहला सेंटेंस मैंने बिल्कुल आसान सा लिया है कि यहाँ पर वो क्या फील कर रहा है. अनलव्ड फील कर रहा है और फील कर रहा है कि वो अनवांटेड है, जैसे उसे कोई चाहता नहीं है मींस वो ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई, यानी आप कह सकते हैं कि वो अनडिजायरेबल है. अगर कोई व्यक्ति अनडिजायरेबल है तो मींस वो अनवेलकम है, उसका कोई वेलकम करना पसंद नहीं करेगा, अनवेलकम. तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग अनवांटेड को यूज करते हैं अनवेलकम के सेंस में या अनडिजायरेबल के सेंस में. मेनली ये सेंटेंस लेने का रीजन क्या था, मेरे को आपको इस वर्ड को सिखाना है कि एक्चुअलिटी में अनवांटेड क्या होता है. अनवांटेड का मतलब होता है जो अपने आप में जो चीज बहुत ही स्ट्रेंज है, राइट, जो बहुत ही अजीबोगरीब है. इसके लिए हम पेकुलियर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी अच्छा वर्ड होता है पेकुलियर, विचित्र, राइट. या आप इसके लिए आप यूज कर सकते हैं अनवांटेड के लिए एक ऐसी चीज जो अपने आप में अनयूजुअल है, राइट. आप कह सकते हैं ही हैज अनवांटेड हैबिट, ही हैज सर्टेन अनवांटेड हैबिट्स. उसकी आदतें बहुत स्ट्रेंज हैं, पेकुलियर हैं, अनयूजुअल हैं. तो मुझे लगता है कि आप अनवांटेड वर्ड को अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि अनवांटेड का मतलब हो गया समथिंग दैट इज क्वाइट अनयूजुअल. ऑलराइट, ये था आज का हमारा सेंटेंस नंबर 1. लेट्स स्टार्ट विद सेंटेंस नंबर 2. ही सफर्ड. अब उसने सफर किया, भुगता. वो किस चीज से? रिवर्सल से, या हमारे पास वर्ड है रिवर्सल. रिवर्सल और रिवर्शन. रिवर्सल मींस व्हाट? यहां पर हमने जो रिवर्सल वर्ड लिया है, मैंने खास तौर से रिवर्सल वर्ड यहां पर लिया है फेलियर के लिए. ठीक है, जो लोग कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाते, फेलियर हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं यहां पर रिवर्सल वर्ड जो है प्रॉब्लम को डिपिक्ट कर रहा है. ठीक है, समस्या को, प्रॉब्लम को. तो उसने सफर किया किस वजह से? प्रॉब्लम्स की वजह से, फेलियर्स की वजह से. कब? तो पहला आंसर हो गया एक का रिवर्सल. He suffered failure, he suffered problem after reversion. तो ये आपका दूसरे फिल इन द ब्लैंक के लिए दूसरा हमने वर्ड ले लिया, रिवर्शन. बात आती है कि यहाँ पर व्हाट डू वी मीन बाय रिवर्शन. रिवर्शन का एक्चुअल मीनिंग होता है समथिंग टू इट्स प्रीवियस ऑनर, रिटर्न ऑफ समथिंग टू इट्स प्रीवियस ऑनर. ओके, बट आप इसको आसानी से समझने के लिए कह सकते हैं फिर से गलती दोहरा देना, रिलैप्स कर देना, राइट. तो रिवर्शन क्योंकि एक नाउन है तो हम यहां पर एक नाउन लिख लेते हैं, रिलैप्सिंग. आपको यह ध्यान रखना है, नाउन होने पर आपको नाउन लेना है सिनोनिम, और नाउन के अलावा अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का आप लेंगे सिनोनिम. ओके, उसी तरह से वर्ब होने पर वर्ब और एडवर्ब होने पर एडवर्ब. मैं अपनी हर क्लास में इस चीज को बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको आदत पड़ जाए. इसमें रिवर्शन के लिए एग्जाम में एक टफ वर्ड आने के चांसेस हो सकते हैं. द वर्ड इज रेट्रोग्रेशन. रेट्रोग्रेशन, GRESSION, रेट्रोग्रेशन. आप देखिएगा कि यहां पर जो व्यक्ति है उसने प्रॉब्लम्स को फेस किया. जब वो अपने प्रीवियस ऑनर के पास चला गया, उसने और ज्यादा समस्याओं को बढ़ा लिया, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके फेलियर और ज्यादा बढ़ गई. फिर भी अगर आपको इन वर्ड्स को करने में दिक्कत आती है तो ऑफ कोर्स आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं. मेरा काम है कि आपको मैं वो वर्ड्स करवाऊं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकें, राइट. क्योंकि मैं आपको जितना भी कंटेंट दूंगा सारा का सारा
फ्रेश कंटेंट होगा। अब आप देखें यहां पर हमारे पास है शी बिलीव्ड। ओके, किस चीज में बिलीव किया? प्रोफेसी में या अगेन प्रोफेसी। अब हमारे को यहां पे ग्रामर हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि एस वाई जो है यहां पे प्रोफेसी जो है ये एक वर्ब है। वेयर एज अगर आप सी वाई को देखते हैं तो सी वाई यहां पर एक नाउन है। तो आपको इस सेंटेंस में ग्रामर की हेल्प लेनी पड़ेगी कि किस वर्ड को हम लें। आपको पता है कि हम आर्टिकल ए एंड द का यूज करते हैं नाउन्स के लिए, तो इजी हो गया ऑप्शन को ढूंढना कि सी वाई वाली ऑप्शन आएगी क्योंकि ये नाउन है। तो शी बिलीव्ड, किस चीज में बिलीव किया? प्रोफेसी ऑफ द अर्थक्वेक, भविष्यवाणी में उसने यकीन कर लिया कि अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है, तो उसने उस भविष्यवाणी में यकीन कर लिया। अब बात आती है कि प्रोफेसी के लिए अगर एग्जाम में मान लीजिए आपको सिनोनिम देना है तो किस सिनोनिम को आप लेंगे? तो प्रोफेसी का मैंने अभी अभी मीनिंग बताया कि भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं? प्रिडिक्ट कर देते हैं, या आप कह सकते हैं पहले से बतला देना, फोरटेल कर देना, यानी भविष्यवाणी कर देना। तो आपको एग्जाम में फोरटेल वर्ड का भी यूज हो सकता है, राइट। और बहुत ही कॉमन वर्ड है फोरकास्ट कर देना, राइट। तो आपको पता चल गया कि प्रोफेसी एज अ वर्ब मींस प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी कर देना। ऑलराइट, तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हिज डिसीजन वाज नॉट। उसका डिसीजन कैसा नहीं था? पॉलिटिक नहीं था या प्लेट नहीं था? तो इजी वर्ड है, अगर आपने पढ़ रखा हो, नहीं तो फिर नेचुरली मुश्किल हो जाएगा। तो उसका डिसीजन बुद्धिमानी से भरा हुआ डिसीजन नहीं था, उसका डिसीजन वाइज नहीं था, उसका डिसीजन सेंसिबल नहीं था, सेंसिबल डिसीजन उसने नहीं लिया, राइट। या आप कह सकते हैं कि हिज डिसीजन वाज नॉट वन दैट वी वुड कॉल इट प्रूडेंट, राइट। तो यहां पर आपको पता चल गया कि पॉलिटिक मींस वाइज होता है, सेंसिबल होता है, प्रूडेंट होता है। तो दिस इज द राइट आंसर। प्लेट का मतलब हो जाता है कि जो बालों की चोटी बनाई जाती है। अगर किसी ने एक चोटी बनाई तो हम कहेंगे कि शी वो, ठीक है, शी वोर, उसने क्या कर रखा था? शी वोर अ सिंगल प्लेट, उसने एक चोटी बना रखी थी। ओके, उसने बालों की एक चोटी बना रखी थी। अगर मान लीजिए किसी ने बालों की दो चोटी बना रखी हैं, तो आपको याद रखना है कि जो हेयर होते हैं, ठीक है, उनको जब आप इकट्ठे से वीव करते हैं, ठीक है, उसकी एक प्लेट, एक चोटी बनाते हैं। अगर दो बना रखी हैं तो दो के लिए भी मैं वर्ड सिखा रहा हूं आपको। दो चोटी को इंग्लिश में पिग टेल्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पिग टेल्स मीन्स दो चोटी का होना, बालों की दो चोटियों का होना। ऑलराइट, इजी था। शुरू करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रहे हैं? अपॉलिंग क्राइम्स को कर रहे हैं, वेरी बैड क्राइम्स को कर रहे हैं। करने की इंग्लिश क्या होगी? कमिट करना, या करने की इंग्लिश होती है कैरी आउट करना। अब मेरे को ये बताना है कि देखा जाए तो इसमें दोनों ही वर्ड्स क्लियर हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप कमिट भी कर सकते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या करते हैं? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कमिट करता है अपीलिंग क्राइम को, वेरी बैड क्राइम्स को, या कैरी आउट करता है वेरी बैड क्राइम्स को। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअलिटी में हमें अगर एग्जाम में परपिट्रेट वर्ड दे दिया जाए तो आप सभी को याद रखना होगा PERPE, परपिट्रेट, TRATE। तो परपिट्रेट का एक्चुअल मीनिंग हो जाता है कमिट करना या कैरी आउट करना। तो ये दोनों ही वर्ड जो हैं इनको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस वर्ड को आप एग्जाम के लिए याद रखेंगे। परपिट्रेट मीन्स कमिट करना, कैरी आउट करना। तो आपको ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। आगे करते हैं नंबर 6। ही गेव अ, कैसा इशारा किया? नोड मीन्स इशारा किया। तो इशारा जो था उसका परफंक्टरी था या परम्पटरी था?
परफंक्टरी था या परएम्पटरी था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय परफंक्टरी? परफंक्टरी का मतलब हो जाता है बिना इंटरेस्ट के, डन विदाउट इंटरेस्ट। इशारा तो किया लेकिन इशारा करते वक्त वो बड़ा ही कैजुअल था, यानी उसके अंदर कोई जोश नहीं था, ठीक है, या वो खुश नहीं था, बड़े ही कैजुअल तरीके से उसने नोड कर दिया, ठीक है, सर हिला दिया, ठीक है, या आप कह सकते हैं उसने बड़ा कर्सरी, ठीक है, CURSORY, आप कर्सरी वर्ड का यूज कर सकते हैं, या इस चीज को समझने के लिए आप कह सकते हैं अधूरे मन से उसने, ठीक है, सर हिलाया, ठीक है, इशारा किया, लेकिन जब वो हाँ कर रहा है या उसको करने के लिए मंजूरी दे रहा है तो वो कैसा है? अधूरे मन से, हाफ हार्टेड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको परफंक्टरी वर्ड क्लियर हो गया होगा कि जो बड़े ही कैजुअल तरीके से, बड़े कर्सरी या बड़े ही हाफ हार्टेड तरीके से किया गया एक्शन होता है, दैट एक्शन इज कॉल्ड परफंक्टरी। ओके, यहां पर देखिए हमारे पास वर्ड है, इस वर्ड को हम बोल रहे हैं प्रीएम्पटरी। प्रीएम्पटरी का मतलब हो जाता है एक ऐसा, जो अगर कोर्ट रूम की बात करें, कोर्ट रूम में तो ये एक ऐसा वो होता है केस जिसपे या ऑर्डर होता है जिसपे आप अपील नहीं कर सकते, नॉट ओपन टू अपील। बट एग्जाम में परएम्पटरी वर्ड का उस लॉ से ऐसे कुछ आने के चांसेस नहीं है। हाँ, एग्जाम में आपको ब्रूस्क वर्ड दे सकते हैं, जो बहुत अच्छा शब्द है, आपको याद रखना चाहिए, BRUSQUE। देखिए इसको मैंने क्या प्रोनाउंस किया, आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की तरफ भी ध्यान देंगे। मैंने इसको प्रोनाउंस किया है ब्रूस्क, राइट। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि इसको वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, ब्रूस्क। ओके, अब बात आती है ब्रूस्क मीन्स क्या होता है? अचानक से, एकाएक, ठीक है, एकाएक उसने जवाब दिया। तो एब्रप्ट रिप्लाई जो होता है, एब्रप्ट रिप्लाई जो है, तो हम उसको कह सकते हैं परएम्पटरी रिप्लाई, ब्रस्क रिप्लाई, एब्रप्ट रिप्लाई। तो परएम्पटरी का मतलब हो गया एकाएक, अचानक से, सडन। तो यहां पर देखा जाए तो अचानक से उसने हाँ कर दी या अधूरे मन से कर दी, तो देखा जाए तो दोनों ही आ सकते हैं, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। मैंने तो आपको सिखाने के लिए दिया है, और जो मैंने सेंटेंस बनाया वो इस तरह से बनाया कि मैं आपको दिखा सकूं कि ऐसे में दोनों। लेकिन एग्जाम में एक लंबा सेंटेंस होगा तो आपको पढ़कर देखना होगा कि वहां पर अधूरे मन की बात की जा रही है या एकाएक या सडन की बात की जा रही है। सडन दिखना है तो आप परएम्पटरी का यूज करेंगे, और कैजुअल की बात हो रही है तो आप परफंक्टरी का यूज करेंगे। Alright guys, now we can go for the next sentence, and the next sentence is he gave a clear and dash explanation of the rules। तो कैसी एक्सप्लेनेशन दी? एक्सप्लेनेशन पर्सिपिएंट थी या पर्सपिकुअस थी? तो आपको यहाँ पर दोनों फिर से अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों के यूजेस में और इनके मीनिंग्स में। अगर आप पार्सिपिएंट की बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि हु हैज गॉट गुड अंडरस्टैंडिंग, जिस व्यक्ति में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हर चीज को समझता है, राइट। जो पर्सिपिएंट होता है वो हर चीज को समझता है, हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग। ऐसे लोगों को जो होते हैं ये काफी श्रूड होते हैं, दे आर क्वाइट श्रूड। आप याद रखिए सिनोनिम देना है तो सिनोनिम्स में मेरे को पर्सिपिएंट के लिए श्रूड वर्ड का इस्तेमाल करना है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसके लिए वो आपको एस्ट्यूट वर्ड का यूज दे दे। तो आप समझ जाइए कि जो व्यक्ति एस्ट्यूट है, यानी वो बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसकी जो विट है, वो जो विट कहते हैं बुद्धि को, ठीक है, बुद्धिमानी, ठीक है, विजडम जो होता है, तो शार्प विटेड, तेज बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, तेजी से एकदम से समझ जाते हैं चीजों को, दे आर नोन एज पर्सिपिएंट। पर्सिपिएंट। ओके, नाउ द वर्ड इज पर्सपिकुअस। व्हाट डू वी मीन बाय पर्सपिकुअस? जिस चीज को आप बड़े आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समथिंग दैट इज क्वाइट इजी
टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। अब आप सेंटेंस पढ़ें, 1 सेकंड में आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। He gave a clear and understandable explanation. उसने एक एक्सप्लेनेशन दी, कैसी थी? एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर थी और अंडरस्टैंडेबल थी। एक्सप्लेनेशन ल्यूसिड थी, LUCID, क्लियर होना, अंडरस्टैंडेबल होना। ऑलराइट, तो ये उम्मीद है आपको ये वर्ड्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा आंसर बन गया perspicuous. All right, let's go for the next sentence and the next sentence is put it. All right, हमारे पास ऑप्शन है outward और दूसरी ऑप्शन है outwards। देखिए ये ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, हमें मालूम है यहाँ पर verb given है, राइट, verb given है। तो verb के लिए यूजुअली एक्शन को ये बताने के लिए कि एक्शन कहाँ हुआ, ठीक है, कहां पर हुआ, when, कब हुआ, राइट। तो एक्शन को बताने के लिए हाउ, किस ढंग से हुआ। जब आप वर्ब को बतलाते हैं, ठीक है, तो उस वर्ब को बताने के लिए नेचुरली आप लोग क्या करते हैं, एक एडवर्ब का यूज करते हैं। तो यहां इन दोनों के बीच में से हमें एडवर्ब ढूंढना है। तो पुट इट के बाद यानी वर्ब के लिए मेरे को एडवर्ब लगाना है। तो याद रखिएगा आउटवर्ड्स एडवर्ब होता है, राइट, आउटवर्ड्स एडवर्ब होता है। ये जो आउटवर्ड है, राइट, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये एक एडजेक्टिव है और ये एक एडवर्ब है। तो यहाँ वर्ब के बाद वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए था, एडवर्ब चाहिए था, इस वजह से हमारा आंसर बन गया आउटवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9 प्लीज। द न्यूज रूल्स, न्यू रूल्स, ये न्यूज लिख दिया है, न्यू होना चाहिए। ओके, न्यू रूल्स, जो नए रूल्स हैं वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को, टैक्स पेयर की प्रॉब्लम्स को क्या कर देंगे, मिटिगेट कर देंगे या मिलिटेट कर देंगे। तो आपको ध्यान देना है, मिटिगेट का मतलब होता है कम कर देना, कम, जैसे कि कम की इंग्लिश होती है लेस। अब यहां पर देखिए ना, मिटिगेट वर्ब है, तो मेरे को जो सिनोनिम लेना है वो भी वर्ब में लेना है। तो इसकी वर्ब कैसे बन जाएगी, EN लगा दिया तो ये वर्ब बन गया, लेसन, कम कर देना। मिटिगेट कर देना मींस कम कर देना, या आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में रिड्यूस कर देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है। और इसके लिए आप कह सकते हैं डिमिनिश करना। तो प्लीज आप सभी को ध्यान रखना होगा इन वर्ड्स का, कि क्योंकि इससे आपके सिनोनिम्स के क्वेश्चन जो हैं आसानी से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और सेंटेंस जब आपने पढ़ा, द न्यू रूल्स विल मिटिगेट, नए रूल्स जो हैं कम कर देंगे प्रॉब्लम्स को, किन की समस्याएं कम हो जाएंगी, टैक्स देने वालों की समस्याएं, टैक्स पेयर्स की समस्याएं कम हो जाएंगी। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज इंप्रूव्स। तो आपको RC सेक्शन में भी जाकर काफी इनकी हेल्प मिलती है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जितने भी वर्ड्स पढ़ें, यू पे फुल अटेंशन टू द यूजेस ऑफ दीज वर्ड्स आल्सो। ओके, मिटिगेट के बाद हमने वर्ड देखा, यहाँ पर है हमारे पास मिलिटेट करना। मिलिटेट होता है, मिलिटेट का मतलब होता है किसी को रोकना, किसी कार्य को करने से रोकना, किसी को प्रिवेंट कर देना, रोक देना। या आप कह सकते हो कि आप उसके रास्ते में बाधा डाल रहे हैं, ठीक है, हिंडर कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंपीड कर रहे हैं, ठीक है। जितने मैं एक्स्ट्रा वर्ड्स भी बोलता हूं तो उनको भी ध्यान से सुना कीजिए, ताकि वो वर्ड्स भी आपके, मैं लिखता वो हूं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बट उसके अलावा मैं कुछ अगर वर्ड्स बोलता हूं तो उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, राइट। तो यहां पर मैंने बोला मिलिटेट करना मींस प्रिवेंट कर देना, ओके, हिंडर कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, इंपीड कर देना। और जबकि मिटिगेट का मतलब है कम कर देना, तो यहां पर आपका आंसर हो गया मिटिगेट। चलिए आगे करते हैं, सेंटेंस नंबर 10। ही लाइक्स टू, क्या इनवे करना या इनवीगल करना। तो हमने देखा कि वो अन्याय के खिलाफ
बोलना पसंद करता है, लिखना पसंद करता है, अन्याय के खिलाफ लिखना या बोलना पसंद करता है, तो उसको हम इंग्लिश में इन वे कहते हैं। इन वे, इन वे का एक्चुअल मीनिंग यहां पर क्या निकल कर आ रहा है कि वो क्रिटिसाइज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, वो क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है या निंदा कर रहा है, एक्शंस की, कार्यों की कड़ी निंदा कर रहा है, कंडेम कर रहा है, आलोचना कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हाँ एग्जाम में एक अच्छा वर्ड आ सकता है, उस वर्ड को भी आप याद कर लीजिए, फल्मिनेट करना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे कि यहां पर हम इन वे का यूज कर रहे हैं, इन वे वर्ड का यूज कर रहे हैं कंडेम करना, ठीक है, या उसको क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना, या जो मैंने शुरुआत में बोला कि इन वे का एक्चुअल मीनिंग हो जाता है टू राइट और स्पीक विद हॉस्टिलिटी। ठीक है, तो पूरे हॉस्टिलिटी के साथ लिखना या बोलना। अब बात आती है व्हाट डू वी मीन बाय इनवीगल। इनवीगल क्या चीज है, तो आप याद रखिए कि जब हम इनवीगल का यूज करते हैं तो ये होता है किसी को अपनी बातों में बहला फुसला कर, ठीक है, ले आना। किसी के लिए, उसके लिए हम कैजुअल वर्ड का यूज करते हैं, बातों में बहलाना फुसलाना। ठीक है, इसके लिए आप COAX कॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है वीडल, WHEEDLE, वीडल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 11, द डेजर्ट इज टू मोस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। डेजर्ट क्या है, डेजर्ट कैसा है लाइफ के लिए, इनमिकल है, ओके, या यहां पर लिखा है इनइमिटेबल है। तो ये मेरे ख्याल से काफी आसान है, इसमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तो हमने देखा इनइमिकल, डेजर्ट कैसा है, इनइमिकल है, अर्थात अनफेवरेबल। डेजर्ट रहने लायक नहीं है, अनफेवरेबल है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये अनफेवरेबल है तो क्यों, क्योंकि यहां पर खतरा ही खतरा है, हार्म ही हार्म है, हार्मफुल है। तो डेजर्ट लाइफ के लिए हार्मफुल होता है, ओके। और इनइमिटेबल इजी वर्ड है, जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता, जिसकी नकल नहीं की जा सकती। रीजन, क्योंकि वो अपने आप में इनइमिटेबल है, वो अपने आप में एक यूनिक है, राइट, समथिंग दैट इज यूनिक, something that is, you can call it to be distinctive, distinctive, इस वर्ड को भी ध्यान रख सकते हैं, यूनिक है, डिस्टिंक्टिव है। ऑलराइट, तो यहां पर आपने देखा इनइमिकल का मीनिंग हो गया अनफेवरेबल, ठीक है, हार्मफुल लाइफ के प्रति। तो ये हमारा आंसर है। आगे करते हैं सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12 में मैंने लिखा है आई डोंट वांट टू, मैं क्या नहीं करना चाहता, मैं इम्पिंज नहीं करना चाहता या मैं इनफ्रिंज नहीं करना चाहता क्लास के नियमों का। तो आपने देखा यहां पर दोनों वंस अगेन बड़े ही अच्छे वर्ड्स हैं। तो अगर मैं कहता हूं मैं क्लास के नियमों का क्या नहीं करना चाहता, उल्लंघन नहीं करना चाहता, डिसओबे नहीं करना चाहता, ब्रेक नहीं करना चाहता, तो याद रखिए इनफ्रिंज का मीनिंग होता है ब्रेक करना, तोड़ देना, ब्रेक करना, राइट। या आप इसको कह सकते हैं, आप जब ब्रेक कर रहे हैं मींस आप उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, डिसओबे कर रहे हैं, राइट, या आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, किसी चीज का, ठीक है, वायलेट कर रहे हैं। अब आपने नोटिस किया कि मैं क्या नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू ब्रेक द रूल्स ऑफ द क्लास, आई डोंट वांट टू डिसओबे द रूल्स ऑफ द क्लास। तो उम्मीद करता हूं आपको इनफ्रिंज वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है इम्पिंज की। इम्पिंज का एक्चुअल मीनिंग हो जाता है कि किसी चीज को अफेक्ट करना, प्रभावित करना, अफेक्ट करना, राइट। हाँ, कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर अफेक्ट एंड इफेक्ट में क्या फर्क होता है। बड़ा आसान सा है, ध्यान रखिएगा। अफेक्ट यहाँ पर
हम एक एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, क्योंकि इम्पिंज वर्ब है इसलिए मैंने अफेक्ट लिखा, राइट। इफेक्ट का हो गया मतलब यहाँ पे नाउन। नाउन मीन्स अगर मेरे को ये कहना हो तो मेरे को क्या कहना पड़ेगा, हैव एन इफेक्ट, तो नाउन के रूप में हमने यूज किया। पर मैं ये नहीं कह रहा कि इफेक्ट वर्ब नहीं होती, इफेक्ट भी वर्ब होती है पर उसका मीनिंग अलग हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। मैं इस अफेक्ट और इस इफेक्ट की बात कर रहा हूं, तो ये वर्ब है और ये नाउन है। तो इम्पिंज का मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है, अफेक्ट का होना, प्रभाव का होना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे कहूं इम्पिंज ऑन द एजुकेशन, ओके, impinge on the education, what is the meaning? impinge on the education का मतलब हो गया कि एजुकेशन पे प्रभाव पड़ रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस। सो आई होप आपको impinge वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 13। दे सैट बाय शोर, किनारे पर बैठे हुए थे, अनअवेयर, पता तक नहीं था कि डिजास्टर, विनाश, ठीक है। हमारे पास है वर्ड, वर्ड है हमारे पास इमिनेंस, और दूसरा वर्ड है इमिनेंस। इमिनेंस, इमिनेंस, इमी, इमे, आप समझ रहे हैं मैं प्रोनाउंस जो कर रहा हूं। तो इमिनेंस का मतलब क्या होता है? इमिनेंस का मतलब है जो होने वाला है, अबाउट टू हैपन। वो किनारे पर बैठे थे, ठीक है, और डिजास्टर, विनाश होने वाला है, उनको पता तक नहीं था, अनअवेयर थे, अबाउट टू हैपन की क्या होने वाला है, ठीक है, उनको पता तक नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि बी रेडी, कोई चीज तैयार है और उनको एहसास या आभास तक नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड इमिनेंस। इमिनेंस। अब बात आती है व्हाट डू मीन बाय इमिनेंस। इमिनेंस का मतलब होता है स्थिरता, ठीक है। तो वो हर क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। तो स्थिरता इंग्लिश क्या होगी, यानी स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट, स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट। ऑलराइट, तो आपने देखा इमिनेंस का मतलब हो गया जिसमें जो चीज है उसमें स्थिरता होनी चाहिए या स्थिरता होने की संभावना है, या वो स्थिरता चाहता है, तो इमिनेंस हो गया। तो इस प्रकार से आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो गया। तो यहाँ पर उनको डिजास्टर के बारे में आभास तक नहीं था होने वाला है, तो डेट इज कॉल्ड इमिनेंस। ओके, ये था नंबर 13। Let's start with number 14. She has grown what? Very? Yeah, very. All right. वो जो है स्ट्रेंजर के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल है, स्ट्रेंजर्स को लेकर बड़ी सावधानी बरतती है, मीन्स शी इज क्वाइट कॉशियस, शी इज क्वाइट कॉशियस, शी इज क्वाइट केयरफुल, शी इज क्वाइट अलर्ट। और रही बात जैसे मैंने अभी यहां पर किया, ठीक है, ALERT, तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि while writing words, so many words are going on। जैसे मैं अभी अलर्ट लिख रहा हूं या कॉशियस लिख रहा हूं, कॉशियस लिखते लिखते मेरे माइंड में अलर्ट वर्ड आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं पता चले इसका स्पेलिंग इसमें लगा दिया। अगर कहीं भी ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो प्लीज गाइज इग्नोर दोज स्पेलिंग मिस्टेक्स, because when I am writing these things, and at the same time I'm thinking about many more words which can be useful for your examinations, so while writing there is always a chances, ठीक है, तो चांसेस हो जाता है कि हम स्पेलिंग गलत कर सकते हैं, तो इग्नोर कर दीजिएगा। ये WHERRY वेरी मीन्स होता है बोट का, इसका मीनिंग होता है बोट, किसी नाव को वेरी को कहते हैं। ऑलराइट, नंबर 15 प्लीज। ही वॉज इन टू अ मूड टू गो देयर, कैसे मूड में था, वाइल मूड में, या वाइल या वाइल, वाइल या वाइल। तो वाइल का मतलब होता है गंदे मूड में होना, मतलब बैड, वाइल मीन्स बैड। तो यहां पर वो जो व्यक्ति है कैसे मूड में था, अब आपको पता होना चाहिए कि वो उसका जो मूड था खराब था, इसलिए वो वहां नहीं जाना चाहता था, बैड मूड में था। आप कह सकते हो कि
वाइल मीन्स फाउल, गंदा, ठीक है, या आप कह सकते हैं NASTY, नास्टी, नास्टी। ओके, ही वॉज इन टू नास्टी मूड टू गो देयर, वो बिल्कुल मूड में नहीं था वहां जाने के। और वाइल का मतलब होता है, जैसे कि आजकल आप नोटिस करें कि जो लोग कोविड के अगेंस्ट इंजेक्शंस ले रहे हैं, वैक्सीनेट करवा रहे हैं अपने आप को, तो जो दवा आती है, जो मेडिसिन आती है, ठीक है, इंजेक्शन के लिए जो मेडिसिन आती है वो किस में आती है? नेचुरली वो एक स्मॉल ग्लास कंटेनर में होती है, ठीक है। तो जिसमें लिक्विड मेडिसिन होती हैं, इंजेक्शन की दवा जो होती है किस में होती है? जिस ग्लास कंटेनर में होती है उसे वाइल कहते हैं, उसे वाइल कहते हैं। हाँ, वैसे यूके में इसको खास तौर से फॉइल प्रोनाउंस किया जाता है, पी से प्रोनाउंस किया जाता है। वेल, आई एम नॉट अवेयर व्हाई इट इज सो। एनीवे, ही वॉज इन कैसे मूड में था? बैड मूड में था। तो आपने नोटिस किया कि आज के जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे, राइट, इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स से आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को तो यूज करना आ ही रहा है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं हिंदी में एक एक वर्ड को बताने की, और मैं आपको साथ के साथ सिनोनिम्स भी लिखवाता जा रहा हूं, ताकि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले कि इन वर्ड्स की ज्यादा नॉलेज होने से बाकी के आपके सिनोनिम, और हमेशा जैसे मैं बोलता आ रहा हूं पिछली 2-3 क्लासेस से कि RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में भी आपको इसके हेल्प मिलेगी। तो प्लीज कंटिन्यू हार्ड वर्क, ठीक है। और हम हमेशा ये कहते हैं हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन, आगे चलकर हार्ड वर्क ही है जो आपको सफलता दिलाता है। बस मैं ये लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि प्लीज कंटिन्यू, ठीक है, कि आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें। The only thing is, I'll get the motivation. The more and more subscribers are there, more and more people are watching your videos, तो naturally आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं देख रहे हैं। और naturally I just want to impart good education, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें जितनी हो सके सारी की सारी मैं आपको जितना कंटेंट दूं, नया कंटेंट हो, ताकि आपको एग्जाम में इन चीजों की 100% हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।